नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल UVR क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, कल हमने क्लास 12th कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। कोऑर्डिनेशन आज वहीं से शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक। तो कल हमने जो डिस्कस किया था, जैसे एडिशन कंपाउंड हो गया, एडिशन कंपाउंड के टू टाइप्स हो गए थे, टू टाइप्स हो गया डबल साल्ट के बारे में, और कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजी या जटिल यौगिक के बारे में। तो जितने लोग पिछले वीडियो नहीं देखे थे, कृपया जाके हमारे चैनल पे पिछली वीडियो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पड़ी हुई है, आप इनको देख करके फिर से नई वीडियो ये वाली देखिए, क्योंकि पिछला कुछ बेसिक टर्म था, उस बेसिक को जब कवर कर लेंगे ये नया वाले टर्म अच्छे से समझ में आएगा। तो हम जहाँ तक कल हुआ था उसके आगे से शुरू करते हैं उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में। कल हमने नॉर्मली देखे थे, डबल साल्ट के बारे में देख लिए थे, डबल साल्ट हो गया था, और हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में देखे थे। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तीन भागों में तोड़ रहे थे, दो भागों में तोड़े थे। एक कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो रहा था वाटर में, और एक कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा था वाटर में, यहाँ तक हो गया था। हम इसके आगे अब इसके चर्चा करते हैं। इसके आगे कल थोड़ा सा उपसहसंयोजी यौगिक क्रिस्टल इसमें लिगेंड के बारे में और सेंट्रल मेटल एटम के बारे में थोड़ा सा चर्चा चली थी। तो यहाँ पर देखते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक, इस उपसहसंयोजी यौगिक ये इसमें एक हमारा लिगेंड था, और एक हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। ये जो बड़े ब्रैकेट से घिरा हुआ है इसे हम उपसहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। इसे उपसहसंयोजी क्षेत्र, ये हमारा उपसहसंयोजी क्षेत्र हो गया। इस उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंतर्गत ये लिगेंड होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम को हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसको लिगेंड कहते हैं। लिगेंड, इसमें लिगेंड जो होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कौन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है? सेंट्रल मेटल एटम, जिसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और जो हमारा लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है, जब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो यह दाता परमाणु की तरह बिहेव करेगा, यह दाता परमाणु कहलाएगा। और यह दाता परमाणु लुईस क्षार कहलाता है। ठीक, यहाँ से केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसे हम ग्राही परमाणु भी कह सकते हैं। ग्राही परमाणु, ये डोनेट करता है, इसे दाता परमाणु। तो जो हमारा यौगिक है, यौगिक में कोऑर्डिनेशन क्षेत्र है, कोऑर्डिनेशन क्षेत्र जिसे हम बड़े ब्रैकेट के द्वारा व्यक्त करते हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानते हैं। इसमें लिगेंड होगा, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, और ये ग्राही का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, एक्सेप्टर कहलाते हैं। इसलिए इसे लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है ये। और जो लिगेंड हैं ये दाता परमाणु हैं, और दाता परमाणु ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब बात आती है, ये तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बारे में, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बारे में। बात होगी कि उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना के बारे में। अगर हम अभी इसके संरचना के बारे में देखते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना, उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना के बारे में देखेंगे। इसकी संरचना ये, इनको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। जैसे पहले तो ये देखेंगे, उपसहसंयोजी यौगिक में डिफिनीसन की बात करेंगे। इनको जब हम जल में घोलते हैं तो ये जल में डिज़ोल्व करते हैं, जल में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या होगा कि कुछ अपने आयनों में टूट रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे
जो हमारा बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट उपसंयोजी यौगिक कहलाएगा। ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, ये अपने आयनों में नहीं टूटेंगे, ये सेम वैसे ही रहते हैं। इनको हम निम्नलिखित 3 बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। नंबर एक होता है कि वे यौगिक जिनका जल में आयनन नहीं होता है, ये पहले इसी तरह से होते हैं, यानी बड़े ब्रैकेट लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में होगा NiCO4। ये जब इनको इस कंपाउंड को हम जल में घोलते हैं तो यह जल में बिल्कुल भी आयनित नहीं होता है, ये जल में घुलते नहीं है, अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। इसका एग्जांपल NiCO4, CO ये कार्बोनिल कंपाउंड है, CO ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। यह एक उदासीन यौगिक है, यह उदासीन होने के कारण जल में आयनित नहीं होता है। सेकंड नंबर पर आते हैं कि ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएं। ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं। सेकंड नंबर, ये दो टाइप्स के कौन कौन से हैं देखना। ये ए नंबर हो गया, इसको दे दिए, और ये बी नंबर, ये 2 टाइप्स के हो गए। इसमें पहले आता है कि ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा हो, एक ये टाइप्स हो गया। दूसरा टाइप्स है ऐसे जटिल यौगिक जिनको जल में घोलने पर धनायन बड़ा और ऋणायन छोटा हो, ये 2 टाइप्स के यहाँ पर हो गए। तीसरा टाइप्स का होता है कि ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर दोनों चीज़, या इसी में कह सकते हैं, चलो इसी में देख लेते हैं, ये इसी सी नंबर में ही देख लेते हैं। ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर ये धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ये दोनों बड़े होते हैं। अगर हम यौगिक की संरचना के बारे में देखेंगे, यौगिक की संरचना जल अपघटन के आधार पर समझते हैं, वाटर डिजॉल्व के बेसिस के आधार पर समझते हैं। और जब इसको जल में घोलते हैं तो 3 तरह के कंडीशंस उत्पन्न हो रहे हैं। इसको नंबरिंग ऐसे कर सकते, अगर ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं 1 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो 4 कंडीशंस, नहीं तो सिर्फ दोनों को एक ही में करके लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी, उदासीन यौगिक का जल अपघटन नहीं होता है, ये जैसे हैं उसी तरह से रहते हैं। दूसरी कंडीशन है कि जब इनका जल अपघटन करने पर एक पॉजिटिव आयन में टूटते हैं, एक नेगेटिव आयन में टूटते हैं। इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं, एक पॉजिटिव आयन छोटा होगा और नेगेटिव आयन बड़ा हो सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है पॉजिटिव आयन बड़ा हो सकता है, नेगेटिव आयन छोटा हो सकता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है दोनों क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर दिया जाए, एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं K4FeCN6, यह इसका एग्जाम्पल है। अब ये इसमें किस तरह से टूटता है K4 ये पोटेशियम पॉजिटिव में टूटेगा और ये नेगेटिव में टूटेगा। तो पॉजिटिव ये छोटा ब्रैकेट हो गया और ये नेगेटिव ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। तो यहाँ से K4FeCN6 हो गया। उसी तरह से इनका भी है और इनका भी है। ये जब इनको तोड़ते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बड़ा ब्रैकेट पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पर छोटे में नेगेटिव साइन आते हैं। और उसी तरह से ये भी हैं, इसको जब तोड़ेंगे जल में, ये बड़ा ब्रैकेट में पॉजिटिव और फिर से बड़े ब्रैकेट में ये नेगेटिव के टर्म में आते हैं। जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो वहाँ पे इसके टाइप्स कितने ये किस प्रकार में पाए जा रहे हैं, ये सभी मिलते हैं। तो यहाँ से हमारा उपसंयोजी यौगिक की संरचना के बारे में हो गया। अब इसके आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। इनके बाद ज्यामिति की थोड़ा सा बात आती है। इस ज्यामिति में जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु हैं, जो हमारे लिगेंड हैं, ये ज्यामिति का निर्धारण भी करते हैं और ये ज्यामिति का निर्धारण इलेक्ट्रॉनों को डोनेट के बेसिस पर करते हैं। ये ज्यामिति एक बनाते हैं
एक बनाते हैं वर्गाकार समतलीय ज्यामिति का फॉर्मेशन करते हैं, ये हो गया। दूसरा होता है कि एक वर्गाकार समतली हो गया इसका, और दूसरी ज्यामिति ये बनाते हैं टेट्राहेड्रल, जिसे हम चतुष्फलकी कहते हैं, चतुष्फलकी। और अगली ज्यामिति है ऑक्टाहेड्रल, जिसे हम अष्टफलकी कहते हैं, अष्टफलकी। ठीक, यहाँ से इनकी ज्यामिति का निर्धारण होता है। ज्यामिति का निर्धारण यही केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हैं, इसके बेसिस पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये 3 तरह की ज्यामिति का निर्धारण करता है, वर्गाकार समतली, चतुष्फलकी और अष्टफलकी। अब बात आती है अगले टॉपिक की। तो जब हम नाम लिखने के, थोड़ा सा अब लिगेंड के बारे में देख लेते हैं, फिर नाम के चलेंगे। थोड़ा सा लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम की डिफिनीसन के बारे में देखेंगे। अगर एग्ज़ाम में डिफिनीसन आ गया तो सीधा सीधा लिखना है कि सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु वे होते हैं जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बाद लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। और दूसरी बात, लिगेंड की डिफिनीसन लिखना होगा तो लिगेंड वे होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दाता परमाणु कहलाते हैं, और ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। नॉर्मल एक डिफिनीसन इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को डोनेटिंग के बेसिस पर इनकी ज्यामिति का निर्धारण होता है। अब बात आते हैं लिगेंड के वर्गीकरण की। लिगेंड का वर्गीकरण, लिगेंड का वर्गीकरण, लिगेंड का वर्गीकरण। इस टॉपिक को अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक जितना भी पढ़ाया गया है, ये केंद्रीय धातु परमाणु को और पिछली जो वीडियो थी उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू बता देते हैं लिगेंड के वर्गीकरण में। लिगेंड के वर्गीकरण में एक हम इसमें चार्ज के बेसिस पर करते हैं, चार्ज के बेसिस यानी आवेश के आधार पर एक करेंगे, और एक हम इसमें डेंसिटी दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर करेंगे, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर करते हैं। तो 2 टाइप्स के आवेश में पॉजिटिव आवेश होगा, नेगेटिव आवेश होगा, और न्यूट्रल उदासीन होते हैं, उदासीन, इनके बेसिस पर करते हैं। और दाता परमाणुओं की संख्या में एक मोनोडेंटेड एक दंती आता है, एक दंती, और एक हमारा द्विदंती आता है, द्विदंती, और एक हमारा त्रिदंती आता है, और एक चतुष्कदंती, और एक पंचदंती, और एक खष्टदंती। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके, अभी तक जितना पढ़े थे इन सभी को रिवाइज़ करके, अब अगली वीडियो में लिगेंड का वर्गीकरण होगा, और लिगेंड में नाम किस तरह से, लिगेंड का नामकरण जब करते हैं तो इसमें लिगेंड का नाम किस तरह से करते हैं, इनके टाइप्स में, और इनका वर्गीकरण होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।